मॉडल्स और फैशन इन्फ्लुएंसर्स इनके लेविश और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की पूरी दुनिया फैन है। अगर आप 7-8 साल के एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे कि वो बड़े होके क्या बनना चाहता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर होगा एक्टर, एक्ट्रेस या मॉडल। पर मॉडलिंग इंडस्ट्री के बैक एंड में क्या चलता है? हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से मॉडल्स के अपनी जान ले लेने वाली स्टोरीज में कितनी सच्चाई है? Agencies don't have their models' best interests at heart because if they did, they probably wouldn't make as much money. मॉडलिंग इंडस्ट्री में जेनर्स और कार्डेशियन का नाम हमेशा टॉप पर आता है, जिनका खुद का पूरा बिजनेस एम्पायर लाइज पे बेस्ड है। साथ ही में फास्ट फैशन आज हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन चुका है कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री 20% इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन के लिए और 10% ग्लोबल कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक सिंगल पीस ऑफ शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए 2700 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। Did you know it can take nearly 2400 gallons of water to make a single pair of jeans? जितने भी बड़े ब्रांड्स अपने क्लोथ्स को सस्टेनेबिलिटी के टैग के साथ बेचते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये एक सस्टेनेबिलिटी का ढोंग है? ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पूरी फैशन इंडस्ट्री 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला है मॉडलिंग इंडस्ट्री। आपने भी अक्सर फोटोज या वीडियोस में देखा होगा कि मॉडल्स अलग अलग आउटफिट्स पहनकर स्टेज पे रैंप वॉक करते हैं। इस इंडस्ट्री में बेसिकली कमर्शियल फोटोशूट्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, प्रमोशनल इवेंट्स, ये सब आता है। सिर्फ एक फोटो या रैंप वॉक के लिए मॉडल का सालों का स्ट्रगल होता है। फिर आती है कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी इंडस्ट्री और उसके बाद है क्लोथिंग इंडस्ट्री, जो कि आज हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। आज मॉडलिंग इंडस्ट्री की वर्थ $2.5 ट्रिलियन है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री ही एक बहुत शेडी तरीके से ऑपरेट होती है। एक मॉडल की करियर की शुरुआत तब होती है जब उसे कोई एजेंसी साइन कर ले। 1946 में वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल मॉडलिंग एजेंसी बनी थी और मिड 20s तक वोग और हर्पर्स बाजार ने मॉडल को फीचर करना शुरू कर दिया था। आज के समय पे हजारों मॉडलिंग एजेंसीज हैं, लेकिन इन एजेंसीज को ही टॉप 5 कंसिडर किया जाता है। इनके अंडर साइन होने का मतलब है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मॉडलिंग एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही ज्यादा शेडी होते हैं। ज्यादातर मॉडल्स के फोटोशूट्स और रनवेज जो हम देखते हैं वो एक्चुअली में पेड नहीं होते। ओनली फ्रैक्शन ऑफ मॉडलिंग वर्क इज पेड। मॉडल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके पूरे राइट्स इनकी मॉडलिंग एजेंसी ओन करती है। मॉडल के ट्रेवलिंग, हाउस रेंट का कितना एक्सपेंस होगा वो भी एजेंसी खुद डिसाइड करेगी, और मॉडल को सैलरी कितनी मिलेगी वो भी सब एजेंसी के हाथ में होगा। और अब चाहे एक्सपेंस हो या सैलरी, मॉडलिंग एजेंसी किसी भी मॉडल को पेमेंट रिसीप्ट देखना अलाउ नहीं करती। रेनॉल्ड्स, जो 16 साल की उम्र में नेक्स्ट मॉडलिंग एजेंसी के अंडर साइन हो गई थी, उसने बताया कि उसका पहला फोटोशूट एक ऐसे फोटोग्राफर के साथ बुक किया गया था जिसके ऊपर पब्लिकली सेक्सुअली अब्यूज करने के एक्यूजेशंस लगे थे, और साथ में उसे वेट कंट्रोल करने के लिए डाइट में कॉटन बॉल खाने के लिए बोला गया था। लुई विटॉन, शनेल और मार्क जेकब के फैशन शो के लिए 20 पाउंड कट करके उनका फैशन वीक अटेंड करने के बाद उसे 6 वीक के लिए सिर्फ $130 मिले। मॉडल्स की लाइफ सोशल मीडिया और मैगजीन पे तो काफी लग्जरी लगती है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। इस करियर में इनकम बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट होती है। ज्यादातर जो काम हम लोग देखते हैं वो मॉडल्स अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए करते हैं, सिर्फ एक्सपोजर के बदले में। और अगर पैसा मिलता भी है तो वो बहुत लिमिटेड होता है, जिसके लिए उन्हें बहुत लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 81% मॉडल्स एंजाइटी और 68% डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, और हर दूसरे मॉडल को ईटिंग डिसऑर्डर है। 38% मॉडल्स डाइट पिल्स पे रहते हैं। और इस सब के पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन है हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। 62% वुमेन को अंडरवेट होने के बावजूद भी वेट कम करने के लिए बोला जाता है, शेप और साइज मेंटेन करने के लिए। मॉडल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी बॉडी और फिजिक। इसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, फिर चाहे बात हो उनकी स्किन, फेस, बॉडी या हेयर्स की। सभी चीजों में उन्हें परफेक्ट रहना पड़ता है, और कई बार इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ एक्सटर्नल तरीकों का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे बोटॉक्स, सर्जरी या हेयर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और रिस्की प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं। लेकिन आज के समय पे चैलेंज ये है कि स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ 20s और 30s की एज से ही हेयर लॉस भी होने लगता है। अब इसके बहुत ही रीजन हो सकते हैं। हो सकता है बॉडी में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो, हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो, डाइट इश्यू हो, या फिर स्लीप साइकिल में गड़बड़ हो। लेकिन लोगों को ये पहले पता नहीं होता, तो उनकी हसल शुरू होती है तरह तरह के हेयर ऑयल और शैम्पू ढूंढने की, और आखिर में पता चलता है कि बहुत देर हो गई और अब ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही एक्सपेंसिव और पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। पर सवाल ये है कि क्या हम नेचुरली ही हेयर लॉस और गंजेपन को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है त्राया। मेडिकली हेयर लॉस की 7 स्टेजेस होती हैं, और अगर आप स्टेज 1 से 4 के बीच में हो तो आपके पास में अभी भी समय है, बिकॉज आप करेक्ट ट्रीटमेंट लेकर रूट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपने बाल बचा सकते हो। बट अगर उससे आगे बढ़ गए, स्टेज 5 के ऊपर चले गए, तो फिर ट्रांसप्लांट जैसा ऑप्शन ही बच जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? पहले तो अपनी हेयर फॉल की रूट कॉज को समझो और फिर उसे ट्रीट करो। यहाँ आप त्राया की मदद ले सकते हो। त्राया आपके रूट कॉज को समझ के आपके लिए एक कस्टमाइज किट बनाता है। इनका एक फ्री हेयर टेस्ट है जहाँ पे आपको अपनी लाइफस्टाइल की हिस्ट्री डालनी होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको
एक कस्टमाइज्ड रूटीन दिया जाएगा विद अ डाइट प्लान एंड 93% ऑफ देयर कस्टमर्स हैव सीन रिजल्ट्स। मैं आपको इनके कस्टमर्स के पहले के और बाद के कुछ फोटोज दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अब ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें आयुर्वेदा, डर्मेटोलॉजी और न्यूट्रिशन के 3 साइंसेस को कंबाइन करके ये लोग हेयर लॉस को अंदर से ट्रीट करते हैं। इसीलिए 2.5 लाख से भी ज्यादा इंडियंस ने त्राया को चुना है। अगर आप अभी भी स्टेज 1 से 4 के बीच में हो तो बालों को बचा लो विदाउट अ ट्रांसप्लांट। त्राया का ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लो, 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदो और फिर 5-6 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखो। प्लस यू कैन यूज माई कूपन कोड हर्ष20 फॉर अ 20% ऑफ। सो हरी अप क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है। All the links and details are in my description, so go and check it out. According to a report, लगभग 40% मॉडल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करते हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं मॉडलिंग एजेंसीज का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि इन्हीं की वजह से मॉडल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। अपने करियर के स्टार्टिंग में मॉडल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वही सेम कॉन्ट्रैक्ट कई सालों तक रिन्यू होता रहता है। अब भले ही मॉडल की पॉपुलैरिटी बढ़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसके चलते में मॉडल्स अपनी एजेंसी के डेप्थ में ही दब जाते हैं, जिस वजह से फिर इंडस्ट्री के कुछ पावरफुल लोगों के लिए मॉडल्स को एक्सप्लॉइट करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, जैसे जेफरी एप्स्टीन और हार्वी। जेफरी एप्स्टीन जो कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, मॉडलिंग इंडस्ट्री के साथ उसके काफी सारे कनेक्शंस थे। जेफरी के क्लोज फ्रेंड लूक ब्रूनेल के ऊपर मॉडल की ट्रैफिकिंग के भी कई सारे एलिगेशंस लगे हैं और ब्रूनेल नेक्स्ट मॉडलिंग एजेंसी में एक की इन्वेस्टर भी था। उसका लिंक एजेंसी की को फाउंडर फेथ केट्स के साथ था। ब्रूनेल के ऊपर ये एलिगेशंस भी थे कि वो जेफरी को न्यू मॉडल से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर सेक्सुअल फेवर्स के बदले में अपॉर्चुनिटीज का प्रॉमिस करता है। और ये सिर्फ एक स्टोरी है, इस इंडस्ट्री के अंदर ये कहानी बहुत ही कॉमन है। ऐसी हजारों लाखों और अनटोल्ड स्टोरी इस ग्लैमरस वर्ल्ड के पीछे छिपी हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाती। इस इंडस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। जैसे 30 जनवरी 2022 को क्रिस्टी क्राइस्ट जो 2019 की फॉर्मर मिस यूएस थी, उसने 29th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी और पुलिस ने इसके पीछे का रीजन बताया उनका 2019 का मॉडलिंग करियर और स्ट्रगल। Chesley Christ, who was the 2019 winner of the Miss USA pageant, has died at the age of 30. ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कभी स्क्रीन पे या ऑन रिकॉर्ड्स आए ही नहीं, जैसे ड्यूअल किम 20 साल की कोरियन मॉडल, रशनाला कोशनुआ एक 20-year-old कजाकिस्तानी मॉडल, वो स्वेन यंग 24-year-old कोरियन मॉडल और जूलिएटा गोमेज। ये नाम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के ही नहीं है बल्कि इंडियन इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे नाम जुड़े हैं, जैसे नासिफा जोसेफ जो एक इंडियन टीवी और MTV की वीडियो जॉकी भी थी, उनकी भी सेम कहानी है। ये सिर्फ वही नाम है जो स्क्रीन और मीडिया पर देखने के लिए मिले। द रियल नंबर इज डिफरेंट। ये मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री सिर्फ बाहर से ही ग्लैमरस दिखाई पड़ती है क्योंकि जिस इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2.5 ट्रिलियन का है उसके अगेंस्ट कौन स्टैंड ले पाएगा। और आज के समय में हमें मॉडलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे देश में भी देखने के लिए मिल रहा है। मॉडलिंग और एक्टिंग के लेविश और ग्लैमरस लाइफस्टाइल को देख के बहुत लोग इस करियर में अपना पैर रखते हैं, बट इस इंडस्ट्री में सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है और वो भी डिपेंड करता है पॉपुलैरिटी पर। और फिर पॉपुलैरिटी और फेम पाने के लिए सभी मॉडल्स में सोशल मीडिया नंबर्स की एक रेस शुरू हो जाती है और ग्लैमर और वल्गैरिटी में एक बहुत ही थिन लाइन है, बट आई गेस काफी लोगों ने आजकल वो लाइन क्रॉस कर दी है क्योंकि ये नंबर्स की रेस ही ऐसी है, हर आदमी कुछ डिफरेंट करने में लगा हुआ है। ये एक नेवर एंडिंग रेस है और जब बात हम अब गलत इन्फ्लुएंस की कर ही रहे हैं तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है कार्डेशियन और जेनर फैमिली का। फैशन इंडस्ट्री की बात हो और इनकी बात ना करी जाए, कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन और इंटरनेट के बाद मॉडलिंग इंडस्ट्री का बैकबोन अगर कोई है तो वो यही लोग हैं। आज की डेट के सबसे हाईली इन्फ्लुएंशियल मॉडल्स यही लोग हैं। आजकल के जेनजी किड्स स्पेशली गर्ल्स इनके बॉडी और बॉडी प्रोटोटाइप से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं बिकॉज दे आर सेल्फ मेड बिलियनियर, वर्कहोलिक, इंडिपेंडेंट। इनके फेम की स्टोरी वैसे तो बहुत ज्यादा लंबी है बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस पॉपुलैरिटी के पीछे अगर कोई नाम है तो वो है क्रिस जेनर या फिर लेट्स से एक शार्प PR माइंडेड मदर क्रिस जेनर। क्रिस जेनर और रॉबर्ट कार्डेशियन की 3 लड़कियां हैं, कार्डेशियन सिस्टर जिसमें से किम कार्डेशियन एक है और डाइवोर्स होने के बाद क्रिस जेनर ने केलिन जेनर से शादी की जिसकी 2 बेटियां हुई, काइली और केंडल जेनर। सो अपार्ट फ्रॉम दोज अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कार्डेशियन फैमिली की पॉपुलैरिटी में एक बूम कीपिंग अप विद कार्डेशियन शो के बाद आया। इस शो के पूरे 20 सीजन्स आए जिसके बाद फोर्ब्स में एक आर्टिकल भी छपा कि किम कार्डेशियन ने अकेले इस शो से $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें उनकी कॉस्मेटिक लाइन, शेप वेयर और मोबाइल गेम का भी कंट्रीब्यूशन था। किम कार्डेशियन की मैसिव फॉलोइंग का फायदा उनकी 2 सिस्टर्स को भी मिला। उन्हें भी बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया गया जब उनकी एज 13 और 10 साल थी। समय के साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई और इसी फेम का यूज करके उन्होंने भी अपना एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। अब इनके सभी बिजनेसेस में से सबसे हाइप्ड और वेल नोन बिजनेस है काइली कॉस्मेटिक्स। देखते देखते कॉस्मेटिक्स का ये ब्रांड इतना बड़ा बन गया कि काइली यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई। बट फोर्ब्स की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उन्होंने अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए नंबर्स को मैनिपुलेट किया है ताकि उनकी कंपनी बड़ी दिख सके। लोगों की तरफ से भी इनके प्रोडक्ट्स को काफी सारा क्रिटिसिज्म मिला ड्यू टू पुअर क्वालिटी। काइली और मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से ये ट्रांसफॉर्मेशन काइली कॉस्मेटिक्स के थ्रू हुई है। मतलब जिन लोगों ने काउंटलेस सर्जरीज, फोटोशॉप्ड इमेजेस के बाद सर्टेन लुक्स अचीव किए हैं,
हमारा यूथ आज उनसे इंस्पायर्ड है और उनकी बॉडी को आइडियलाइज कर रहा है। इनका इन्फ्लुएंस इतना है कि काइली और केंडल जेनर अगर सोशल मीडिया पे किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर लें तो उन फोटोज और वीडियोस पे कुछ मिनट्स में ही मिलियंस में लाइक्स और व्यूज आ जाते हैं। जैसे 2019 में काइली कॉस्मेटिक्स ने बेलमेन के साथ कोलैब किया था और रिजल्ट ये था कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनकी $1.5 मिलियन की सेल हो गई थी। सिर्फ कुछ ही चीजों पे इनका पूरा बिजनेस बेस्ड है, मीडिया मैनिपुलेशन, अनहेल्दी ऑब्सेशन विद गुड लुक्स एंड लग्जरी लाइफस्टाइल। ये लोग लुक्स और ब्यूटी की एक ऐसी अनअटेनेबल इमेज को पुश करते हैं जिसको लोग हमेशा चेज करते रह जाते हैं। वी बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड एट अ वेरी यंग एज। इन लोगों के खुद के सारे फोटोज और पिक्चर्स हेवीली फोटोशॉप्ड होते हैं। अगर कहीं पे अनएडिटेड इमेज वायरल भी हो जाए तो उसे भी इनकी PR टीम रिमूव करा देती है। और ऐसे ही और बहुत सारे बिजनेस की स्टोरीज है जहां पे आर्टिस्ट के डिजाइन को चुरा के बिना रॉयल्टी पे करे जेनर और कार्डेशियन फैमिली ने अपने बिजनेसेस को ग्रो किया है। ऐसे एलिट्स ने ही सेल्फ ऑब्सेशन की एक रैट रेस चालू कर दी है। जितने ज्यादा लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे वो परफेक्ट और रिच होने का प्रिटेंड करना चाहेंगे और इससे डायरेक्टली इनके ब्रांड को फायदा होगा। और इसी रैट रेस ने एक और बहुत डेंजरस चीज क्रिएट कर दी है जो कि है फास्ट फैशन। लुक्स, परफेक्शन और फैशन के इल्यूजन के पीछे बहुत सारे अनपेड वर्कर्स, स्वेट शॉप्स और एनवायरमेंटल हार्म की एक अनटोल्ड स्टोरी है। इन फैशन डिजाइनर के क्लोथ्स के पीछे की दुनिया को अगर देखा जाए तो शायद वो इतनी ग्लैमरस नहीं दिखेगी। स्वेट शॉप्स ये वो जगह है जहां सभी ब्रांड्स के लिए क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। अब इनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में शायद ज्यादा बात नहीं होती। राणा प्लाजा कोलैप्स, 1100 से ज्यादा गारमेंट वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी थी। तजीन फैशन, 112 वर्कर्स की डेथ और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे। अब फास्ट फैशन का मतलब है जहां हर ब्रांड हर हफ्ते एक न्यू कलेक्शन निकालता हो। पहले के समय में एक साल के अंदर ज़ारा और H&M जैसे ब्रांड्स सिर्फ 4 कलेक्शन तक लॉन्च किया करते थे, लेकिन आज वो नंबर 52 कलेक्शन से भी ज्यादा है। हर हफ्ते हर ब्रांड का नया कलेक्शन लॉन्च होते रहता है और सिर्फ एक जीन्स बनाने के लिए 2000 गैलन्स पानी लगता है। फास्ट फैशन इंडस्ट्री 20% इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन के लिए और 10% ग्लोबल एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस इंडस्ट्री का फोकस प्रोडक्शन स्पीड और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, ना कि क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। कंट्री के एटकामा डेजर्ट में 750 एकड़ के एरिया में कपड़े डंप किए जाते हैं और ये एरिया इतना बड़ा है कि ये स्पेस से भी विजिबल है। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे डेजर्ट्स है, ओपन ग्राउंड में भी क्लोथ्स डंप किए जाते हैं। और ये कोई खराब और अनयूजेबल क्लोथ्स नहीं है, ये फास्ट फैशन की वजह से आउट ऑफ ट्रेंड हुए क्लोथ्स हैं जिन्हें बाद में फेंक दिया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ एक साल के अंदर 1.2 बिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिट करता है। अब जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे H&M और ज़ारा, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश की स्वेट शॉप्स के अंदर होती है क्योंकि वहां पे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम पड़ जाती है ड्यू टू चीप लेबर। अब जो राणा फैक्ट्री कोलैप्स था वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो रखने के कारण ही हुआ था। फैक्ट्री बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रही थी ताकि बजट में क्लोथ्स प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और 1300 वर्कर्स की जान चली गई। अब ये एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। इसके बाद वेस्टर्न कंपनीज ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। सभी कंपनीज ने ACT एक्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें एक क्लोथिंग कंपनी सिर्फ उसी फैक्ट्री से क्लोथ मैन्युफैक्चर कराएंगी जो सेफ्टी, वेजेस और वर्क एनवायरनमेंट के कुछ पैरामीटर्स को मीट करेंगे। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में जो पानी यूज होगा उसे प्योरीफाई करा जाएगा, वर्कर्स को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब इन सब पैरामीटर्स को मीट करने के लिए फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई, जिसके चलते फैक्ट्रीज ने H&M और ज़ारा को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए कहा, जिसमें ज़ारा का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और H&M ने सामने से डिनाई कर दिया। मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता, उल्टा उसे सेम कॉस्ट के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। उनके प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस नहीं होने चाहिए। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी, जब भी आप H&M या ज़ारा का कोई क्लोथ खरीदते हैं तो उस पर सस्टेनेबल का एक टैग मिलता है। उसमें कितनी सच्चाई है? कंपनीज का कहना है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वो अपने पुराने क्लोथ्स को रिसाइकल करके नया कलेक्शन निकालते हैं जिससे कि वेस्टेज नहीं होती। और साथ में कपड़ों पे सस्टेनेबिलिटी का टैग लगाने के बाद लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जाग जाता है जिससे वो ज्यादा कपड़े बाय कर सकते हैं। और H&M पे अपने पुराने क्लोथ्स डिपॉजिट करके कोई नए कपड़े लेगा तो उसे न्यू कलेक्शन पे 15% का ऑफ मिलेगा। अब इसी स्कीम के अंदर H&M ने 2019 में 29,000 टन क्लोथ्स कलेक्ट किए थे, बट इन क्लोथ्स को रिसाइकल करना इम्पॉसिबल है क्योंकि इन कपड़ों में यूज होने वाले फैब्रिक्स मेजरली पॉलिएस्टर से बनते हैं जो कि पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है। इनमें कॉटन की परसेंटेज बहुत कम होती है क्योंकि कॉटन की कॉस्ट पॉलिएस्टर से ज्यादा होती है, लेकिन कॉटन को डीकंपोज करने में सिर्फ 5 महीने का समय लगता है, वहीं पॉलिएस्टर को 200 साल से भी ज्यादा। तो किसी भी ब्रांड के कपड़ों पर आपको रिसाइकल का जो टैग मिलेगा वो एक झूठ है, सिर्फ कस्टमर को दिखाने के लिए एक सस्टेनेबिलिटी का नाटक है ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदे बिना सेल्फ डाउट करे। बट आज के समय पे शायद इन चीजों का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि कई लोग अपने सोशल मीडिया फीड पर सेम कपड़ों में पोस्ट नहीं करते। मतलब सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए। सेल्फ ऑब्सेशन की ये रैट रेस नेवर एंडिंग है।
इसमें एनवायरनमेंट को हार्म होगा, कंपनीज को फायदा होगा और हम मटेरियलिस्टिक चीजों के इस जाल में फंस के रह जाएंगे। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।